सोचते खोजते तजस्सुस करते दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया की जंग को चौथा हफ्ता शुरू हो चुका है और अब जंग एक ऐसी जगह पर पहुंच चुकी है जहां स्टेलमेट की कंडीशन है, यानी दोनों फोर्सेस एक जगह पर आकर रुक चुकी हैं। रशिया ने असल्ट करते हुए, इन्वेडिंग करते हुए, हमला करते हुए जितना अंदर आना था काफ़ी दिनों से वहां आकर रुक चुका है और यूक्रेन की फोर्सेस ने उसे जितना पसपा होकर जगह देनी थी दे दी। उसके बाद यूक्रेन फोर्सेस इस बात में कामयाब नहीं हो रही कि रूसी फ़ौजों को उस जगह से पीछे धकेल सकें और ना रूसी फ़ौजें इस चीज़ में कामयाब हो रही हैं कि वो आगे बढ़ सकें। यूक्रेन और रशिया में जो स्टेलमेट है दोस्तों, ये 3 शहरों के गिर्द आकर रुका हुआ है। सबसे पहले जो कीव मरकज़ी शहर है, कैपिटल है यूक्रेन का, उससे उसके नॉर्थ में, शुमाल में और उसके ईस्ट में 15 से 30 किलोमीटर के इलाकों में, कहीं थोड़ा दूर कहीं करीब, रूसी फोर्सेस मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पा रही। यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन फोर्सेस की तरफ से, रज़ाकारों की तरफ से बहुत शदीद मुज़ाहमत आ रही है। फिर खार्किव शहर जो रशिया से, उनके बॉर्डर से जस्ट 30 किलोमीटर के फासले पर है, जिसके चारों तरफ से रशिया फोर्सेस ने तकरीबन उसको घेर लिया था, वो भी अभी तक फतह नहीं हो पा रहा, वहाँ से भी शदीद मुज़ाहमत है। फिर सबसे नीचे साहिल पर, समंदर के किनारे जो डॉनबास रीजन है, जहाँ के डोनेस्क पर रशिया ने कुछ अरसा पहले कब्ज़ा कर लिया था, उसके बिल्कुल साथ नीचे की तरफ मारियापोल का जो शहर है वो भी रूसी घेरे में है, लेकिन उस पर भी कब्ज़ा नहीं हो रहा। याद रहे दोस्तों, खार्किव वो शहर है जिसके बारे में रशियन मिलिट्री ने कहा था कि वो इस शहर को एक दिन में फतह कर लेंगे, लेकिन वो अब तक चौथे हफ्ते में जंग जारी है और फतह नहीं हो सका। ये तीनों शहर, कीव, खार्किव और मारियोपोल, ये यूक्रेन की मज़ाहमत की अलामत बन चुके हैं और इनको देखकर यूक्रेन के नौजवानों को, उनके अवाम को बहुत हौसला मिल रहा है और इनके फतह ना होने की खबर से रशियन आर्मी का मोराल भी डाउन हो रहा है। दोस्तों, ये इतनी मुज़ाहमत कैसे कर रहे हैं? वो इस तरह के, अभी कुछ दिन पहले 16 मार्च को, 16 मार्च को ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अपने इत्तेहादियों से, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका से एक वीडियो लिंक पर खिताब किया। इस खिताब की बहुत धूम हुई, आपने भी ज़रूर उसकी खबरें देखी होंगी, जिसमें उन्होंने अमेरिका को 9/11 याद दिलाया, पर्ल हार्बर याद दिलाया। फिर उन्होंने अमेरिका के एक ब्लैक हीरो, जिसे कि पूरी दुनिया के ब्लैक्स अपना हीरो मानते हैं और अमन पसंद सब लोग उनको अपना हीरो मानते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को याद किया और उनके अल्फाज में आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ प्लान, इस तरह उनके जुमले मुस्तार लेकर गुफ्तगू की और ये कहा कि हमें बचाया जाए, हमारे आसमान से मौत बरस रही है। उनका ये खिताब बहुत पुरअसर था और इसकी गूंज सुनाई दी और अमेरिका ने उनकी इस खिताब के बाद जो 13 अरब डॉलर अमेरिका उनसे कमिटेड था, उसमें उन्होंने 80 करोड़ डॉलर का और इजाफा कर दिया है। इसके साथ दोस्तों, जो यूक्रेन को, उनकी फोर्सेस को, उनके रज़ाकारों को असला मिल रहा है, आप हैरान होंगे कि कितनी बड़ी तादाद में असला मिल रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को 800 स्टिंगर मिसाइल, जो शोल्डर पर रख के सरफेस टू एयर फायर करते हैं, जिससे रूसी जहाज़ बहुत तबाह हो रहे हैं, आपने पिछली वीडियो में मेरी उनका एक क्लिप भी देखा था, वो दिए हैं। फिर 2000 से ज़्यादा अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने उनको जुवेलियन एंटी टैंक मिसाइल दिए हैं। ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल हैं और जहाज़ को भी हिट करते हैं और टैंकों को भी हिट करते हैं। इनके वेरिएंट का फ़र्क है। हमारी एक लास्ट वीडियो में हमने ये जब दिखाया कि यूक्रेन की फोर्सेस कैसे स्टिंगर मिसाइल इस्तेमाल कर रही हैं, उसमें हमने एक वीडियो जुवेलियन मिसाइल फायर करते हुए एक सोल्जर को दिखाया था, जबकि बात हम स्टिंगर मिसाइल की कर रहे थे। तो दोस्तों, वो नाम के लिहाज से थोड़ी सी मिस्टेक थी, लेकिन आप ये जहन में रखें कि जुवेलियन मिसाइल भी सरफेस टू एयर मिसाइल भी है उसका वेरिएंट, जो कि जहाज़ों को, रशियन जहाज़ों को भी हिट करता है, जबकि सबसे ज़्यादा ये टैंक गिराने के, टैंकों को तबाह करने के काम आ रहा है, उनको रोकने के। फिर दोस्तों, यूक्रेन को उनके इत्तेहादियों की तरफ से 4 करोड़ राउंड्स और बम्स दिए गए हैं और 40 लाख ग्रेनेड, मार्टर और अटल्ली राउंड्स भी दिए गए हैं। 200 से ज़्यादा ऐसे इनको ड्रोन्स दिए गए हैं यूक्रेन की फोर्सेस को, जो तकरीबन 40 किलोमीटर दूर से रूसी टैंकों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। आप देखें कि यही वजह है कि इन सब असलहे की मदद से अब यूक्रेन की फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर हैं। गो के नो फ्लाई जोन उसके ऊपर नहीं अप्लाई कर सके यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, रशिया के लिए, लेकिन उन्होंने यूक्रेन को वेल इक्विप्ड कर दिया है इस तरह से कि अगर रशियन एयरफोर्स आती है तो यूक्रेन के पास उसके दिफा के लिए हर चीज़ है और यूक्रेनी उससे दिफा कर रहे हैं।
दोस्तों एक दिलचस्प बात आपको ये बताएं कि इस जंग में बरतानिया ने जो यूक्रेन के फोर्सेस को हथियार दिए हैं, मिसाइल दिए हैं, जो सिस्टम दिया है, ऐसे वीडियोस और ऐसी खबरें आई हैं कि जब यूक्रेन के सोल्जर्स वो बरतानिया के दिए हुए हथियार फायर करते हैं रूसी टैंकों पर या उनके जहाज़ों पर, तो वो नारा लगाते हैं, गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द क्वीन। तो ये जंग में इस तरह की सूरत हाल भी है कि जो उनकी मदद कर रहे हैं वो उनको थैंक यू कहने का उनका एक अपना अंदाज़ है। यूक्रेन के इत्तेहादियों ने उनको कितना असला दिया है, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अभी बीबीसी की टीम खार्किव में गई थी। हालांकि रशियन फोर्सेस ने उसको बुरी तरह घेरा हुआ था, लेकिन यूक्रेन की मुज़ाहमत इतनी शानदार थी कि ये बीबीसी की टीम अंदर जाने में कामयाब भी हुई और जो इन्होंने आकर बताया वहाँ मिसाइलों के और वेपन्स के ढेर लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि सप्लाई लाइन जो यूक्रेन की है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ तो आप देखें, अगर मैप को देखें तो यूक्रेन के साथ बेशक बेलारूस तो रशिया के साथ है, उसके बाद पोलैंड से, स्लोवाकिया से, हंगरी से और नीचे रोमानिया से, हर जगह से असलहा सीधा आ रहा है यूक्रेन। रशिया बार बार धमकियां लगा रहा है कि पोलैंड से इतना असला आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, ये असला यूक्रेन को ना दिया जाए, मैं अटैक भी कर सकता हूँ। अभी रशिया ने पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पर एक हमला भी किया है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो असले की सप्लाई हो रही थी जिसको रशिया ने अटैक किया है। लेकिन इसके बावजूद, रशियन वार्निंग्स और अटैक्स के बावजूद भी असला तो सप्लाई हो रहा है यूक्रेन को, जो अभी हमने आपको बताया, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स हैं। रशियन वेपन्स को देखकर उनके मद्दे मुकाबल की चीज़ें ही यूक्रेन को दी जा रही हैं, और आप देखें कि वो उन्हें अब चौथा हफ्ता है कि इस अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमलावर को एक जगह उन्होंने स्टेलमेट पर मजबूर कर दिया है। पोलैंड के रास्ते आने वाला ये सबसे ज़्यादा जो असला है, अब ये देखें किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। वो इस तरह कि 10% रूसी फ़ौज या तो मारी जा चुकी है या फिर जख्मी हो चुकी है। यानी जितनी रूसी फोर्सेस ने यूक्रेन पर हमला किया था उनमें से 10% एक इतला के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक, बहुत मुहतात अंदाजे के मुताबिक मारी जा चुकी है या जख्मी हो चुकी है, यानी लड़ने के काबिल नहीं। किसी जंग में किसी फोर्स का, वो भी एक इतने छोटे मुल्क के खिलाफ, बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये इतना नुकसान होता है कि आमतौर पर मिलिट्री में इस तरह के असल्ट में जैसा ये रशिया ने किया है, इसकी उम्मीद नहीं की जा रही होती। फिर जो दूसरे ऐसे ब्लॉग्स और रिसर्चर हैं जो किसी जंग में दोनों तरफ के नुकसानात का इस तरह अंदाज़ा करते हैं कि जो तस्वीर और वीडियो आ रही होती हैं वो उन्हें एनालाइज करते हैं, फिर वो वेपन्स के एक्सपर्ट होते हैं, फिर उन फुटेजेस को, उन तस्वीरों को देख कर वो अंदाज़ा करते हैं कहीं ये फैब्रिकेटेड तो नहीं, किसी ने इनको फ़ोटोशॉप या एडिट तो नहीं किया हुआ। फिर वो मुख्तलिफ ज़राए से चेक करने के बाद एक फ़िगर देते हैं कि कम अज़ कम इतने वेपन्स फ़लाँ आर्मी के और इतने फ़लाँ आर्मी के तबाह हो चुके हैं। उनका कहना ये है कि अब तक 233 रूसी टैंक्स तबाह हो चुके हैं और 32 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो रशिया लेकर आया था यूक्रेन में वो नाकारा हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और उसकी बहुत सी ऐसी तस्वीर भी हैं कि ट्रकों के ज़रिए लोग, यूक्रेन के लोग उनको खींच के ले जा रहे हैं, उसको काट कबाड़ की तरह, उसको मुख्तलिफ जगह पर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, या काट कबाड़ के तौर पर, या यादगार के तौर पर, या उसकी री इंजीनियरिंग करने की कोशिश करेंगे। जो भी करें, ये उनकी फतह की एक अलामत है। इसके अलावा दोस्तों 41 ड्रोन्स, प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स भी, ये कहा जा रहा है उन रिसर्चर्स की जानिब से जो बहुत मुहतात अंदाज़ा लगाते हैं कि 41 ड्रोन, हेलीकॉप्टर और इस तरह की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं कुल मिलाकर तबाह हो चुकी हैं रशिया की यूक्रेन के हाथों। दोस्तों इस सारे नुकसान को देखते हुए ही रशिया ने अब अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है। जिस ज़ोर शोर से वो अटैक करता और शहरों पर कब्जे करने के लिए आगे से आगे बढ़ता चला आ रहा था, इन 3 शहरों ने जो मुज़ाहमत की मिसाल कायम की है, खार्किव ने, मारियोपोल ने और कीव ने, उसके बाद अब रशिया ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है ताकि उसका नुकसान भी कम हो और वो ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़ सके। पहले वो पूरी रफ्तार से हमले के लिए आ रहा था, लेकिन अब जब उसके टैंकों की दलदल में फंसी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसकी फ़ौज रुक चुकी है, स्टेलमेट हो चुका है, तो अब उसने ये किया है कि शहरों को घेर लिया है, इन तीनों बड़े शहरों को, और बाहर से इतना बारूद इन शहरों पर फेंक रहा है, इतने गोले बरसा रहा है मुसलसल कि ये शहर आखिर थक हार कर, तबाहाली के बाद, भूख प्यास से इस कदर बदहाल हो जाएं कि जब आखिरकार वो वक्त आए कि रशियन आर्मी इस शहर में दाखिल हो तो ये शहर मुज़ाहमत करने के काबिल ही ना रहे, बल्कि उसमें कुछ बचा होगा तो मुज़ाहमत होगी ना, उसमें कुछ भी ना रहे। तो रशिया ने अब इस स्ट्रेटजी के तहत अटैक करना शुरू कर दिया है अपने इतने ज़्यादा नुकसानात को देखते हुए। इस जंग को दोस्तों एक दिन तो ख़त्म होना है। अब बतौर एक अमन पसंद शहरी, एक एंटी वॉर पर्सन, हम सब हर रोज़ ऐसी निशानियां तलाश करते हैं दोनों की गुफ्तगू में, दोनों की ख़बरों में, कि शायद यहाँ से कोई साइन मिल रहा है। तो 2 साइंस ऐसे हैं जहाँ से लगता है कि अब जंग शायद खात्मे की तरफ चल पड़े। दोनों का एनालिसिस आपके सामने रखते हैं। एक तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि वो किसी सूरत, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बार बार ये ऐलान करना शुरू कर दिया है कि वो कभी भी नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे।
اگر آپ ہمارے یہ وار ویلوگس مسلسل دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ رشیا نے یوکرین پر حملہ ہی اس لیے کیا ہے کیونکہ اس کے ویسٹرن بارڈر پر اسٹونیا، لیٹویا، لیتھوینیا، سلوواکیا، ہنگری، رومانیا، ہر جگہ پر آ کر نیٹو فورسز بیٹھ رہی تھیں یا وہ نیٹوز کے الائی بن رہے تھے. تو اس لیے رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ اب یوکرین بھی نیٹو کا الائی بن جائے گا اور اس کے بارڈر پر آ کے امریکی اور برطانوی اور نیٹو فورسز بیٹھ جائیں گے جو کہ ظاہر ہے سارے اتحادی ہیں. اس لیے اس کا کہنا ہے کہ اس ڈر سے اس خدشے سے اس نے یوکرین پر حملہ کیا. تو یوکرین کے پریزیڈنٹ اب بار بار واشگاف الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیٹو کا کبھی بھی حصہ نہیں بنیں گے، کبھی بھی نیٹو میں نہیں جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ وہ گارنٹی بھی مانگ رہے ہیں. وہ یہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ اگر ہم نیٹو میں نہیں جاتے اور ہم رشیا کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم نیٹو میں نہیں جائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں گارنٹی چاہیے. گارنٹی ان کو 3 ملکوں کی چاہیے، امریکہ کی، برطانیہ کی اور ٹرکی کی. ان کا کہنا ہے کہ یہ 3 ملک گارنٹی دیں کہ ہم نیٹو میں تو نہیں جا رہے، لیکن اگر ہم پر حملہ کیا روس نے یا کسی ملک نے تو یہ ہمارا دفاع کریں گے. اب یہ تو یوکرین کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ان کے سپوکس پرسن ہیں وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں. جیسے ان کے چیف آف سٹاف کا یہ کہنا ہے کہ صرف یہ 3 ممالک ہی گارنٹی نہ دیں بلکہ یونائٹڈ نیشن کے سلامتی کونسل کے جو مستقل 5 رکن ہیں یہ بھی گارنٹی دیں کہ ہم نیٹو جوائن نہیں کرتے تو اس کے بعد ہم پر حملہ نہیں ہوگا. وہ یہ گارنٹی مانگ رہے ہیں. یاد رہے دوستوں کہ ان 5 میں روس بھی شامل ہے، یعنی اگر سلامتی کونسل کے تمام ممبر یہ گارنٹی دیتے ہیں تو یہ زیادہ پختہ گارنٹی سمجھی جائے گی کیونکہ روس بھی اس پر سائن کر رہا ہوگا، اس کی حامی بن رہا ہوگا اگر یہ ہوتی ہے. ویسے تو 3 ممالک کی گارنٹی شاید مل جائے تو یہ جنگ کسی خاتمے کی طرف چل پڑے، جہاں تک یوکرین کی بات میں لاجک نظر آتی ہے اگر وہ رشیا اس کو مان لے. اس میں جو ہم نے بتایا کہ مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ 5 یونائٹڈ نیشن کے سلامتی کونسل کے رکن اس کو ماننا یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے. اب اسی طرح کا ایک بیان رشیا نے بھی دیا ہے. ان کے جو نیگوشیٹرز ہیں، جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، بلکہ روسی وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم یعنی یوکرین اور رشیا ایک ایگرینگ پوائنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کلوز ٹو ایگرینگ ہیں. انہوں نے ایسا کہا ہے. یہ بھی ایک امید کی سائن ہے کہ شاید جنگ اب خاتمے کی طرف جا رہی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رشیا کی اس طرح کی باتوں کا اب اعتبار کوئی اس لیے نہیں کرتا کہ جب یہ جنگی مشقیں کر رہے تھے بیلاروس میں بھی اور اپنے ہاں بھی، تو بھی مسلسل پیوٹن یہی کہہ رہے تھے کہ وہ حملہ نہیں کریں گے، وہ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے جنگ کر دی. اس لیے اب ان کی ان باتوں کو زیادہ سیریس لینا تھوڑا مشکل ہے. انہیں اپنی باتوں کا یقین دلانے کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. ابھی ویسے بھی جو نیگوشیٹرز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں جو ہے فرانسیسی وزیر خارجہ، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رشیا جو ہے یہ مذاکرات صرف دکھانے کے لیے کر رہا ہے، بس ٹائم گین کر رہا ہے. بیسیکلی سنجیدگی سے مذاکرات کا حصہ نہیں ہے. ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے یہ یورپی یونین کے ممالک خاص طور پر فرانس کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں. تو دوستو ان سب باتوں سے یوں لگتا ہے کہ شاید رشیا ایک لمبی جنگ کی تیاری میں ہے. آپ سے ہم نے پچھلے ویلوگ میں یہ بات کی تھی کہ امریکہ اور رشیا کی وار ڈاکٹرائن میں، ان کی جنگی حکمت عملی میں، پالیسی میں، ان کی ڈاکٹرائن میں بہت فرق ہے. یہ فرق دوستو 3 قسم کا ہے. پہلا تو مقصد ہی کا فرق ہے. رشیا جب جنگ کرتا ہے تو وہ اپنے ویسٹرن بارڈر جو کہ صدیوں پرانا جو سوویت روس اور اس سے پہلے زار کی بادشاہت کے زمانے کا روس بہت بڑا تھا، یہ پولینڈ، لیٹویا، لیتھوینیا، اسٹونیا وغیرہ یہ سارے علاقے جو تھے یہ ایتھنک رشینز بھی آج بھی ان میں رہتے ہیں، تو یہ اس کا بڑے رشیا کا حصہ تھے. تو اس کے نیچے چیچن ریجن تک تو رشین کی آرمی جب وار کرتی ہے، خاص طور پہ پیوٹن پچھلے 22-23 سال سے، تو یہ اپنی ٹیریٹری کو واپس لینے کے لیے، اس کو ہولڈ کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں یا کسی ایسے خدشے کے پیش نظر کرتے ہیں کہ وہ ایریا جو کبھی ان کا تھا وہ اب کسی اور کے اثر میں نہ چلا جائے. تو پیوٹن اور رشین کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ہر ملک کو یا تو چیچینیا کی طرح اس طرح اپنے اندر لینا چاہتے ہیں، اپنے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود مختاری، ایک نیم خود مختاری کی طرح ان کے ساتھ شامل ہو جائے، یا پھر بیلاروس کی طرح کہ اس طرح کا ملک جو ان کا اتنا زیادہ حامی ہو کہ وہ وہاں جب چاہیں جنگی مشقیں بھی کر سکیں اور اس ملک کے راستے کسی ملک پر حملہ بھی کر سکیں. اس طرح کے اتحادی ان کو اپنے ارد گرد رشیا کو چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ جنگ اس مقصد کے لیے کرتا ہے. جبکہ امریکہ کا مقصد اس کے علاوہ ہے. وہ زیادہ تر معاشی اکنامک ریزن سے جنگ کرتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں اس کی سب سے مشہور عراق کی جنگ، وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ تیل کے لیے تھی. وہ اپنی معاشی فائدے کے لیے کسی ملک کے اوپر پابندیاں بھی لگاتا ہے، اس کے ہتھیار بند بھی کرتا ہے، اس کے دشمن کو ہتھیار دیتا بھی ہے، کیونکہ اس نے اپنی اکانومی کو اور سٹرونگ کرنا ہوتا ہے، اپنے اتحادیوں کے لیے راستے کھلے رکھنے ہوتے ہیں اور اپنے لیے نئی منڈیاں تلاش کرنی ہوتی ہیں. اور اس منڈی کے لیے جو خام مال چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ ایسے ریجنز میں ہونا چاہیے جو اس کے مکمل ہولڈ میں ہوں، یا وہاں پر ایسی حکومتیں ہوں یا وہ ایسے ریجن ہوں جہاں جو اس کے لیے نو گو ایریاز نہ ہوں. امریکہ کی جنگ زیادہ تر اس لیے ہوتی ہے. تو یہ ایک پہلا فرق ہے کہ رشیا
टेरिटरी होल्ड करने के लिए जंग करता है। अमेरिका ज़्यादातर जंगें इकोनॉमिक रीज़न से, मुआशी वजूहात से करता है। हाँ, इसमें एक बात शामिल कर लीजिए, पिछले कुछ सालों में, 2 दहाइयों में अमेरिका ने टेररिज्म के नाम पर भी जंगें की हैं, लेकिन आपको पता है उसमें भी अमेरिका ने बेसिकली अपनी वॉर मशीनरी ही को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया है, उसको बहुत ज़्यादा चलाया है और उसकी वजह से उसने बहुत सा असला बेचा है, ख़ासतौर पे सऊदी अरब और इंडिया को। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो जंगें टेररिज्म के लिए अमेरिका ने बज़ाहिर लड़ी, उसके पर्दे में उसने अपनी इकॉनमी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया। अब दिलचस्प बात यह है कि जहां अमेरिका अपने इकोनॉमिक गेन के लिए, मुआशी खुशहाली के लिए जंग करता है, रशिया इसके उलट अपनी इकॉनमी तबाह कर देता है अपनी जंगों में। ये हम मुसलसल देख रहे हैं। दूसरा फ़र्क दोनों के डॉक्ट्राइन में तरीक़ाकार का है। रशिया जब जंग करता है तो अपने दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा मारता है, टैंक दाखिल करता है, जहाज़ दाखिल करता है, बमबारी करता है, जबकि अमेरिका का तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वो जिसके ख़िलाफ़ असल्ट करना चाहता है उस पर मुआशी पाबंदियाँ लगाता है, उसके रास्ते बंद करता है, अगर उसे इम्पोर्ट कर रहा है तो इम्पोर्ट बंद कर देता है, अगर उसको एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्ट बंद कर देता है। अमेरिका इस तरह से जंग करता है। अब देखें कि अमेरिका ऐसा कर सकता है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। अमेरिका अगर किसी मुल्क से इंपोर्ट करता है, वहाँ की मसनूआत ख़रीदता है, तो उस मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लिहाजा अमेरिका अगर वो मसनूआत बंद करता है उनकी इंपोर्ट, तो उस मुल्क को नुकसान होगा। जबकि रशिया इतनी बड़ी इकॉनमी दुनिया की नहीं है कि वो मुल्कों रीजन्स के रीजन को सपोर्ट करे या उनको इनकार करके उनका नुकसान करे। लिहाजा दोनों के इकनॉमिक मसल्स में, मुआशी ताकत में फ़र्क है। अमेरिका अपने मुआशी मसल्स के ज़रिए उन पाबंदियों को लगाकर एक छोटी सी जंग किए बगैर भी एक मकसद हासिल कर सकता है, जबकि रशिया को जंग का तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ता है। सो मॉडर्न दौर में दोनों के तरीक़ाकार में, दोनों की डॉक्ट्राइन में ये एक और फ़र्क है। तीसरा फ़र्क दोस्तों फ़ौजियों का है, तादाद का है, सोल्जर्स का है। अमेरिका कम से कम फ़ौजियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहता है। वो साइबर अटैक से, एयर फोर्स से, अपनी नेवी से, मैरीन से जाकर अटैक करता है। पिन पॉइंट किसी शख्स को, एक को मारना है, जैसे उसामा बिन लादेन को पकड़ना था, मारना था, और इस तरह के अटैक्स करके वो अपने मकासद हासिल करता है। जबकि उसके मुकाबले में रशिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ौजी दाखिल करता है। उसको जितने चाहें फोर्सेस उसकी तबाह हो जाएं, हलाक हो जाएं। कदीम तारीख से, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और आज तक रशिया को ज़्यादा परवाह नहीं होती कि उसके लोग कितने मर रहे हैं। अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर लाशें अमेरिकन सोल्जर्स की जाना शुरू हों तो अमरीकी अखबारात में तो कोहराम मच जाता है। एक वजह यह भी है कि अमरीकी अखबारात जो हैं वो अमरीका के पूरे कंट्रोल में नहीं हैं, वो रशिया की निस्बत बहुत ज़्यादा आज़ाद मीडिया है। लिहाजा वहाँ जब अमरीकी सोल्जर्स की लाशें कफन में, अमरीकी परचम में लिपटी हुई पहुँचती हैं, तो वहाँ तो एक क़यामत का मंजर अमेरिका में बर्पा होना शुरू हो जाता है, जिससे कि प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा दबाव में रहकर फिर उस जंग को जारी रखना पड़ता है। उसके मुकाबले में रशिया में तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। रशियन मीडिया जो है वो प्यूटन के कंट्रोल में होता है। वो उनकी ज़रूरत नहीं कि वो उस तरीके से कवरेज कर सकें जैसे अमेरिका में आज़ादाना कवरेज होती है। लिहाजा कितनी लाशें आई, कितने लोग मर गए, नहीं बताया जाता। आप देखें कि 70s में जब वियतनाम वॉर ख़त्म हुई तो इस 10 साला जंग में अमेरिका के 58,200 फ़ौजी हलाक हुए थे। इतने बड़े नुकसान से अमेरिका ने सीखा और उसने उसके बाद किसी जंग में अपनी इतनी ज़्यादा फ़ौज नहीं मरने दी। अभी आपके सामने है कि 17 साल इराक की जंग और 20 साल अफ़गानिस्तान की जंग में अमेरिका के कुल मिलाकर 7,000 के करीब फ़ौजियों की हलाकतें हुई, जबकि रूस ने अभी यूक्रेन में चौथा हफ्ता है और उसके 7,000 से ऊपर फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। चेचेनिया में उसने जो जंग लड़ी उसमें उसने 10,000 से ज़्यादा उसके फ़ौजी मारे गए थे। तो दोनों की डॉक्ट्राइन में इस चीज़ का भी फ़र्क है। तो दोस्तों ये दोनों की डॉक्ट्राइन में फ़र्क है और जंग कहाँ खड़ी है ये हमने आपको दिखाया। इस जंग के बारे में दोस्तों अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीलॉग में आपको उसका जवाब दें। और अगर आप ये देखना चाहें कि अमेरिका ने 20 साला जंग जो है अफ़गानिस्तान में कैसे लड़ी, तो ये हमारा वीलॉग का सिलसिला ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और टर्की में क्या दोबारा खिलाफत आएगी, ये भी आप इस वीलॉग में जान सकते हैं।